ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद अब युद्ध विध्वंसक दौर में जा पहुंचा है। आज इन दोनों देशों के बीच युद्ध का 11वां दिन है। 13 जून को ईरान पर इजराइल ने मिसाइलों से हमला किया था। वार पलटवार दोनों ही तरफ से लगातार जारी है। कल अमेरिका की एंट्री के बाद युद्ध भूमि की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। वहीं ईरान ने पूरी ताकत के साथ आज फिर हमले तेज किए हैं और यह हमला नुकसान के लिहाज से अब तक का सबसे घातक माना जा रहा है। जवाब में ईरान पर इजराइल ने भी मिसाइलों की बारिश कर दी। सवाल यह है, क्या विध्वंस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? इजराइल में ईरान के हमले की आज की यह सबसे घातक तस्वीर है। दक्षिणी इजराइल के अशदूद में पावर स्टेशन के पास ईरान की मिसाइल गिरी। दोपहर को यह तस्वीरें रोड पर जा रही कार के डैश कैम में कैद हुई हैं। ये तस्वीरें आज वर्ल्ड वायरल तस्वीरों में सबसे टॉप पर हैं। कैमरे में कैद हुआ लाइव विस्फोट आपने देख लिया। दोनों देशों में विनाशकारी युद्ध का ये महज एक सीन है। ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल में अब ये कहा जा रहा है कि बिना जंगी सायरन बजे ही बम गिर जा रहे हैं। इसके जवाब में इजराइल ने घातक पलटवार किया है। आज इजराइल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट को टारगेट किया। जवाबी हमलों से इन जगहों पर बड़ा नुकसान किया है। ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान पर काले और सफेद धुएं का बड़ा सा बवंडर दिख रहा है। माना जा रहा है तेहरान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यह हमला तेहरान के IRGC कमांड सेंटर पर किया गया। बड़ी संख्या में ईरानी सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद इवन जेल पर भी हवाई हमला कर दिया। इस जेल में ईरान में राजनीतिक कैदियों को बंदी बनाकर ईरान रखता है। इसमें कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा सही अभी नहीं लग सका है। इसके साथ ही करमनशाह के ईरानी मिसाइल लॉन्चर सेंटर को इजराइल ने अपने हमले से तबाह कर दिया। इजराइल के एक सुरक्षा अधिकारी ने इजरायली अखबार जेरूशलम पोस्ट को बताया है कि आज के हमले में ईरान को भारी से भारी बहुत ज्यादा यानी कि नुकसान हुआ है। नुकसान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। IRGC कमांड सेंटर पर जो हमला आज इजराइल ने किया है, उस हमले में दर्जनों ईरानी सैनिकों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इजराइल की ओर से ईरान के जिन ठिकानों पर हमले हुए हैं उनमें IRGC के बासिस फोर्स का हेडक्वार्टर, IRGC का इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर शामिल है। इसके अलावा आज का बड़ा युद्ध अपडेट ये भी है कि इजराइल ने ईरान के फोर्ड परमाणु केंद्र के रास्ते पर भारी बमबारी की है। ईरानी हमलों से इजराइल के कई शहरों में बिजली ठप हो गई है। ईरान ने इजराइल पर करीब 15 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने इजराइल का हर्मीज ड्रोन मार गिराया है। और इसी के साथ ही तस्वीरें जो बेहद चौंकाने वाली। तबाही, बर्बादी, विध्वंस की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। सीरिया में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बड़ा हमला हुआ है। पश्चिमी हसाका प्रांत के कसरूक इलाके में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर यह हमला किया गया है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ये मोर्टार से किया गया हमला है, जिसे ईरान के सहयोगी संगठन की ओर से अंजाम दिया गया है। सीरिया के कसरूक में मोर्टार से हमला किया गया है। ईरान के सहयोगी संगठन की ओर से यह हमला किया गया है। आपको बताते चले कि ईरान पर जिस तरह का हमला अमेरिका की ओर से किया गया था, माना यही जा रहा था कि पलटवार होगा और अब सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर जबरदस्त तरीके से यह हमला हुआ है। इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, जैसे और जानकारी और खबर निकलकर सामने आएगी, एबीपी न्यूज आगे आप तक पहुंचाएगा। अभी नुकसान को लेकर सही ठीक जानकारी सामने नहीं आई है। तो सीरिया में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर ये बड़े हमले की खबर निकलकर सामने आ रही है। उधर कल अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। दावा है कि उन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, जबकि ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमला नाकाम रहा है। उसके परमाणु प्रोग्राम को नुकसान नहीं पहुंचा है। इन तमाम दावों की सच्चाई क्या है,
वर्ल्ड मीडिया इसका आकलन करने में जुटा हुआ है। अमेरिका ने ईरान के जिन 3 परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, उसमें सबसे अहम ठिकाना फोर्डो का है, दूसरा नतांज और तीसरा इस्फहान परमाणु केंद्र। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने बॉम्बर B-2 का इस्तेमाल किया है। बंकर बस्टर बम से ईरान से सबसे महत्वपूर्ण फोर्डो परमाणु साइट को नुकसान पहुंचाया गया। फोर्डो परमाणु साइट का यह वीडियो हमले के बाद का है। ईरानी मीडिया के हवाले से आसमान तक उठते धुएं का यह वीडियो सामने आया, जबकि नतांज और इस्फहान परमाणु सेंटर पर हुए हमले को लेकर अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें कुछ वीडियो को रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त का बताया जा रहा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि वीडियो हमले के समय स्थानीय लोगों ने बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसे में पुख्ता तौर पर दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो परमाणु सेंटर पर हमले का बताया जा रहा है वो वीडियो पूरी तरह से सही है, लिहाजा हमने भी उसे वायरल वीडियो ही माना है। इन तीनों केंद्र पर हुए नुकसान के लेकर ताजा खबर क्या है उसे दिखाएंगे, लेकिन पहले अमेरिकी हमलों के बाद वायरल तस्वीरों का एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाते हैं। अमेरिका के हमले वाले इन तीनों परमाणु केंद्रों में सबसे अहम फोर्डो परमाणु केंद्र था। अब फोर्डो न्यूक्लियर साइट की नई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में फोर्डो साइट पर 3 बड़े बड़े छेद दिखाई दे रहे हैं। नई और पुरानी तस्वीरों से आप इस परमाणु केंद्र को हुए नुकसान को आसानी से समझ सकते हैं। फोर्डो परमाणु केंद्र पर हमले के लिए ही अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर बम वर्षक विमान का इस्तेमाल किया था, क्योंकि फोर्डो परमाणु ठिकाना पहाड़ी इलाके में जमीन से करीब 80 मीटर नीचे है। इस परमाणु साइट को चाहकर भी इजराइल नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था, इसीलिए उसे अमेरिका की मदद चाहिए थी। अमेरिका का दावा है कि इस परमाणु केंद्र को उसने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान का कहना है कि उसने संभावित हमले को देखते हुए यूरेनियम भंडार को यहां से पहले ही शिफ्ट कर दिया था। ईरानी दावों को लेकर कुछ सबूत भी सामने आए हैं, जो इन 2 तस्वीरों में कैद हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक 19 जून को फोर्डो परमाणु ठिकाने के बेहद करीब ट्रकों की कतार देखी गई, लेकिन 20 जून को यही ट्रक यहां से दूर जाते दिखे। मतलब यह निकाला जा रहा है कि हमले से 1-2 दिन पहले ही ईरान ने यूरेनियम को शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि उसे हमले की आशंका हो गई थी। आज अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दावा किया गया है कि तीनों न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं, जबकि ट्रंप ने दावा किया कि बड़ा नुकसान हमने कर दिया है। दोनों ही तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सच्चाई क्या है उसका पूरी तरह से सामने आना अभी बाकी है, लेकिन खबर यह भी सामने आ गई कि इजराइल की ओर से तेहरान में इलाका खाली करने को कहा गया है। इजरायली सेना की ओर से कुछ देर पहले ईरान को चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों में वो तेहरान के आसपास सैन्य ठिकानों पर अपने हमले जारी रखेगा। उधर ईरान पर बम बरसाने के बाद अमेरिकी बॉम्बर B-2 स्पिरिट स्टील्थ सही सलामत अमेरिका की धरती पर वापस लौट गया। अदृश्य होकर ईरान पर बम वर्षा करने वाला यह विमान जब अमेरिका के आसमान पर दिखा तो नजारा कुछ ऐसा था। इस विमान को लड़ाकू विमान दोनों तरफ से स्क्वाड किए हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी लोग मोबाइल में इसकी तस्वीरें कैद कर रहे हैं। इसी बॉम्बर विमान का एक दूसरा वीडियो भी वायरल हो रहा है। यह वीडियो तब का है जब विमान 36 घंटे लंबे मिशन के बाद मिसौरी के व्हाइटमैन एयरबेस पर लैंड कर रहा था। शनिवार की रात को 12 बजे 7 B-2 बम वर्षक अमेरिका से रवाना हुए, जिनमें से पहला विमान रविवार दोपहर 12 बजे वापस लौटा। करीब 37 घंटे तक इन विमानों ने यात्रा की। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:30 बजे का वक्त था जब ईरान पर इन 7 विमानों ने हमले किए। फोर्डो परमाणु केंद्र पर घातक बमबाजी की। ईरान पर इस हमले में अमेरिका के 7 B-2 बॉम्बर, 125 सैनिक, 57 बंकर बस्टर बम, 30
टॉमहॉक मिसाइल समेत अरब सागर और फारस की खाड़ी में तैनात पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया गया। बाज की तरह दिखने वाला ये युद्ध का बाजीगर है। ना तो इसकी रफ्तार का मुकाबला है, ना ही इसकी ताकत का। नाम है इसका B-2 स्पिरिट बॉम्बर। चर्चा आज इसकी दुनिया भर में है, क्योंकि रविवार को इसने ईरान में तहलका मचाया है। B-2 बॉम्बर की ताकत यही है कि ये पाताल में छिपे दुश्मन को तलाश कर नेस्त नाबूद कर देता है। दुनिया का ये घातक हथियार सिर्फ अमेरिका के पास है, और इसी घातक हथियार से अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए हैं। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजा दी है। अमेरिका को इसके इस्तेमाल की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पहाड़ के बीच जमीन के 80 मीटर नीचे है। फोर्डो के परमाणु केंद्र को इसने इस कदर फोड़ा है कि सैटेलाइट तस्वीरों में 3 बड़े-बड़े छेद नजर आ रहे हैं। B-2 बॉम्बर 17 फीट ऊंचा है, 69 फीट इसकी लंबाई है। बॉम्बर का वजन 71,000 किलो है और वजन क्षमता 1.5 लाख किलो। 18,000 किलो से ज्यादा बम का जखीरा ये अपने साथ ले जाने में सक्षम है, परमाणु बम हो या गैर परमाणु बम। B-2 बॉम्बर दोनों गिराने में सक्षम है। इसका पहला इस्तेमाल सर्बिया के खिलाफ 1999 में हुआ था। ये दुश्मन के रडार के सामने पूरी तरह से अदृश्य रहता है। इसे 2 पायलट उड़ाते हैं। ईरान पर अमेरिका ने 7 बंकर बस्टर B-2 बॉम्बर से अटैक किया। 12 किलोमीटर की ऊंचाई से कुल 14 बम गिराए। 18 घंटे में 11,000 किलोमीटर दूर जाकर स्ट्राइक को अंजाम दिया और आसानी से अपना मिशन पूरा करके बारूद का ये बाजीगर अपने घर लौट गया। अमेरिका की ओर से जब यह हमला किया गया, किसी को खबर उस समय तक नहीं थी, क्योंकि इस हमले को लेकर ट्रंप ने दुनिया को चकमा दिया। अब उसके बारे में जरा विस्तार से आपको देते हैं जानकारी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट है कि ट्रंप ने बुधवार को ही ऑपरेशन को मंजूरी दे दी थी। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सहित चुनिंदा लोगों को ही इसके बारे में जानकारी थी। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को मंजूरी देकर ट्रंप न्यू जर्सी में गोल्फ खेलने चले गए। दुनिया को लगा कि ट्रंप 2 हफ्ते बाद ईरान को लेकर कुछ करेंगे, लेकिन ट्रंप तो पहले ही प्लान बना चुके थे। न्यू जर्सी से सीधा वॉशिंगटन लौटे और ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इस बीच ट्रंप ने दुनिया को चकमा देने के लिए एक और चाल चली। बॉम्बर की मूवमेंट को डाइवर्ट करके ईरान को कंफ्यूजन में रखा। अमेरिका ने कुछ B-2 बॉम्बर को जानबूझकर प्रशांत महासागर की ओर भेज दिया, ताकि ईरान को लगे कि हमला दूसरी दिशा से होगा। असली हमला व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से किया गया। ट्रंप खुद व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में बैठकर ऑपरेशन को लाइव मॉनिटर कर रहे थे। साथ में उनके मिनिस्टर और बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद से यह चर्चा तेज है कि क्या अब विश्व युद्ध की घंटी बज चुकी है। अमेरिका 22 साल बाद सीधे युद्ध में कूदा है। अब आगे क्या होगा? पूरी दुनिया इसका जवाब चाहती है। अमेरिका के इस हमले के बाद अब वर्ल्ड ऑर्डर बदलता दिख रहा है। ईरान के पक्ष और विपक्ष में गोलबंदी हो चुकी है। इसी गोलबंदी की वजह से आशंका जताई जा रही है कि यह युद्ध और विकराल हो सकता है। आपको बता देते हैं कौन सा देश मौजूदा वक्त में किसके साथ खड़ा है। रूस अभी ईरान के साथ खड़ा है। पुतिन ने कहा है कि ईरान पर अमेरिकी हमले का कोई आधार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की है। उनकी तस्वीरें आगे हम दिखाएंगे आपको। चीन ने कहा है कि अमेरिका ने हमला कर भरोसे को धोखा दिया है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के हमले ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। चीन ने यह भी कहा है कि स्थिति काबू से बाहर जा सकती है। नॉर्थ कोरिया ने ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। कहा है कि अमेरिका और इजरायल जानबूझकर मिडिल ईस्ट में तनाव भड़का रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अमेरिका के हमले की निंदा की है। तो आपको यह भी बताते चले कि 3 दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर ट्रंप के साथ लंच कर लौटे, लेकिन अब ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की वकालत भी कर चुके थे अमेरिका में, लेकिन अब आकर अमेरिका के मुखालफत कर रहे हैं पाकिस्तान के भीतर। उधर यमन भी ईरान के साथ खड़ा है। वहीं दूसरी ओर इजराइल के समर्थन में
अमेरिका के उतरने के साथ ही यूके, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा खुलकर ईरान के खिलाफ आ गए हैं। इन देशों का यह कहना है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। अमेरिका के कल के हमले के बाद आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस पहुंचे। यहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। पुतिन ने कहा है कि ईरान के बिना किसी उकसावे के अमेरिका ने उस पर हमला किया है। रूस के सरकारी टीवी चैनल पर पुतिन और अरागची की इस मुलाकात का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। ईरान पर बिना किसी कारण अमेरिका ने हमला किया है। ईरान पर बिना किसी कारण अमेरिका ने हमला किया है। इससे पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि उनका देश ईरान को वॉरहेड देगा, यानी रूस खुलकर युद्ध में अमेरिका के खिलाफ उतर सकता है और यह अंतर्राष्ट्रीय जगत की आज की बहुत बड़ी खबर है। अब सवाल यह है कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत कहां पर है? हिंदुस्तान का रुख क्या है? देश ये जानना चाहता है। कल अमेरिका पर ईरान के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से पौन घंटे तक फोन पर बातचीत की थी। उससे पहले 13 जून को उनके इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत हो चुकी है। कहानी यह है कि भारत के लिए स्थिति इस वक्त दुविधा वाली है, और वो इसलिए क्योंकि एक तरफ तो इजराइल के साथ भारत की मजबूत रक्षा साझेदारी है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ रणनीतिक और आर्थिक हित हैं। भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि दोनों देशों का संघर्ष लंबा चले। भारत भले ही किसी के साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन दोनों को होने वाले नुकसान का सीधा असर भारत पर जरूर पड़ेगा। भारत के साथ ईरान और इजराइल के संबंधों को अगर समझे तो एक और जहां इजराइल मौजूदा दौर में हमारा सामरिक साथी है, वहीं ईरान से हमारा रिश्ता सालों पुराना है। ईरान से हमारे सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं। मोदी राज में इजराइल से हमारा संबंध सुरक्षा और तकनीकी पार्टनर के तौर पर और मजबूत हुआ है, जबकि ईरान के साथ हमारा अहम चाबहार पोर्ट का रणनीतिक प्रोजेक्ट चल रहा है। इजराइल जहां पहलगाम हमले के बाद खोलकर पाकिस्तान के खिलाफ हमारे साथ खड़ा था, वहीं ईरान और हम शीर्ष के 5 व्यापारिक भागीदारों में से एक हैं। ऐसे में रणनीतिक तौर पर हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है। हम किसी एक को चुनकर बैठने की स्थिति में नहीं हैं। न तो हम खुलकर इजराइल के साथ जा सकते हैं, ना ही ईरान को नजरअंदाज कर सकते हैं। India may not actually act as a mediator on its own, has to join other neutral countries, particularly European Union for that matter, to mediate between Israel and Iran, or for that matter Iran and America. But this will take some time. I see that scope of Iran acting as a mediator, or you could call it a kind of peace builder. Let's concentrate what India can do as a mediator along with the like-minded countries or the neutral countries in the world, across the world. It could be involvement of BRICS, it could be involvement SCO, it could be involvement of the European countries, the United Nations Security Council, or the leading leading countries in the world, say China, Russia, India together. अब ऐसे माहौल में दुनिया को लेकर भारत की जो नीति रही है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। पंडित नेहरू के दौर में भारत की नीति गुट निरपेक्ष वाली थी, यानी किसी भी तरफ हम खड़े नहीं होते। इंदिरा गांधी के दौर में हमारा झुकाव सोवियत संघ यानी रूस की तरफ हुआ। अमेरिका से हम दूर खड़े थे, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी की नीति अलग है। इस वक्त हम सबको साथ लेकर चलने की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। गुट निरपेक्षता की जगह मेलजोल की नीति पर हमारा ज्यादा जोर है। शंघाई सहयोग संगठन SCO ने जब ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की, तब भारत ने खुद को इस बयान से अलग किया। UN में वोटिंग से भी हम गैर हाजिर रहे। रूस यूक्रेन से लेकर मौजूदा युद्ध में भी हमारी कोशिश बातचीत से रास्ता निकालने की है। हम उस दिशा में पहल भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते भी हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली, ये मानवता की पुकार है।
मेडिटरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है युद्ध भूमि से। बड़ी खबर यह है कि ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि अमेरिकी हमले पर उनका देश चुप नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि हम मजबूती से अमेरिका का जवाब देंगे और जितना नुकसान अमेरिका ने पहुंचाया है उतना ही हम उसे भी नुकसान पहुंचाएंगे। उधर अमेरिका के एक अधिकारी के हवाले से बड़ी खबर आई है कि अमेरिकी सेना पर ईरान 2 दिनों के भीतर हमला कर सकता है। जरा सोचिए अब स्थिति किस तरह से और ज्यादा विध्वंसक रूप अख्तियार करती हुई नजर आ रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से हमला किया है, इस हमले पर हम चुप नहीं बैठेंगे। जितना नुकसान उसने हमें पहुंचाया है उससे बड़ा नुकसान हम अमेरिका का करेंगे। और 2 दिनों में ईरान की ओर से हमला किया भी जा सकता है, इस तरह की भी जानकारी अमेरिकी अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी, इन्हें पूरी तरह से बर्बाद करने का दावा किया। अब सवाल यह है क्या अमेरिका का मिशन ईरान खत्म हो गया है या फिर असली खेल अब शुरू होगा।